नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं उनका नाम है दादा ओम प्रकाश भारद्वाज जी। 84 साल दादा की उम्र हो गई है और फिटनेस का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि दादाजी चाय जो है वो खुद बना के लाए हैं, मुझे पानी अपने हाथों से दिया है। और अगर इनके राजनीतिक व्यक्तित्व की बात की जाए तो आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे कि साधारण से दिखने वाले दादाजी एक समय हरियाणा सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होते थे। हेल्थ मिनिस्टर दोनों रहे, पीडब्ल्यूडी और हेल्थ मिनिस्टर होते थे। और हरियाणा और संयुक्त पंजाब की राजनीति में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हुए हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। उनको सबसे ज़्यादा और सबसे करीब से जानने वाले ये इकलौते व्यक्ति अभी हमारे बीच में है। 25 साल उनके साथ, 25 साल पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के साथ पल पल रहे हैं ये। आज दादाजी से विस्तार से जानेंगे पंडित भगवत दयाल जी के जीवन के बारे में और इनके खुद के जीवन के बारे में। नमस्कार दादाजी। सबको फिर वो जब बंसीलाल जी का टाइम आया तो फिर पंडित जी राजनीति में बिल्कुल हाशिए पे चले गए उस समय। हाशिए पे तो नहीं गए। अच्छा, लड़ाकू तो थे पंडित जी और लड़ते भी रहे हैं जी। हाँ, तो फिर वो राज्यसभा के भी मेंबर बन गए थे। अच्छा, उनको राज्यसभा में भेज दिया। हरियाणा से ही गए वो राज्यसभा में भी? हाँ, हरियाणा से गए थे, कांग्रेस पार्टी से ही। हाँ। तो चौधरी बंसीलाल ने प्रपोज किया कि चलो पंडित जी को राज्यसभा में भिजवा देते हैं, या उनकी सहमति नहीं थी उसमें? उन्होंने तो चौधरी रिजकराम को बनवाया था तब, बंसीलाल जी ने। हाँ, जब तो पंडित भगवत दयाल भी साथ ही थे उनके। तो इस तरह का वो दौर था। अच्छा दादाजी, आप तो उनके बहुत नज़दीकी रहे हो, आप शायद जिंदगी में सर्वाधिक आप ही जानते हो। आपकी बातचीत से ऐसा भी लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे राज हैं जो आप जिनके मतलब खुलासा ही नहीं करना चाहते जिनका। खैर ये मतलब आपकी प्रतिबद्धता होगी उनके साथ। लेकिन पंडित जी, जैसे एक मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या वो किताबें पढ़ते थे? बहुत किताबें पढ़ते हैं। अच्छा, वेल रेड थे। और कई बार हमें भी कहते थे, हमारे भी डिफरेंसेस हो जाते थे। अच्छा। और एक तरह से ये सोचिए कि भाई जैसे बाप बेटे की वो हो जाती है तो वो फिर समझाते थे। अच्छा, कि भाई कितने साल हो गए तेरे को? मैंने कहा जी 20-22 साल हो गए। कहने लगे मेरा तो भाई और ज्यादा समय के बाद दाव लग गया था। अच्छा, तो इतने देर में अपनी इच्छा करने लगे। फिर कहने लगे कि भाई देखो, लाइफ में तजुर्बा बड़ी मुश्किल से मिलता है। और मैंने 500 पेज की एक किताब पढ़ी है, सिर्फ 5 पेज ही इसमें काम के हैं। तो मैं आपको सारा स्पीड वर्क करके और सार दे रहा हूँ, आपका तो टाइम बहुत बच जाएगा। आपको सारी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे समझाते थे वो? ऐसे समझाते थे कि वो कह रहे कि लाइफ का हम अपना सारा तजुर्बा तुम्हें दे रहे हैं, तो इससे अमूल्य पूंजी और क्या हो सकती है। अच्छा, तो बहुत पढ़ते भी रहते थे वो, किताबें खूब पढ़ते थे। हाँ, किताबें पढ़, डीप नॉलेज थी उनकी। तो जैसे आप लेटर वेटर का जवाब भी खुद ही लिखते थे, वो देते थे कुछ पत्रों के जवाब? सारी डाक देखते थे, डिक्टेट कराते थे। अच्छा, नाराजगी में भी कोई पत्र लिखा था उन्होंने किसी को, बड़े नेता को, चौधरी बंसीलाल की शिकायत की हो? ये तो अलग पार्टी की ऑफिस वर्क तो अलग होता रहता है। हाँ। जो नाराजगी होती थी तो वो आदमी पर्सनली मिलके अपना किया करता। अच्छा। या नाराजगी होती तो एक दादाजी कहते हैं कि कांग्रेस में है ना, नाइट कल्चर है शुरू से ही, कि रात को नेताओं से मुलाकात का, ड्राइंग रूम की जो राजनीति है वो रात की होती है। क्या उस समय भी रात को ही मुलाकातें होती थी? तकरीबन 9-10 बजे भी लीडर्स आ जाया करते। अच्छा। और वो 12-1 बजे तक भी अपनी डिस्कशन करते चलती रहती थी। हाँ। तो इस दौरान आप लोग बाहर बैठे रहते थे? हम अपने बाहर बैठे, लेकिन पता सारा होता था अंदर क्या चल रहा है, क्या डिस्कशन चल रही है? चलता ही है वो तो। उसमें जो आदमी जिसके निकट रहेगा तो उसमें तो वो सारी चीजें उसके थ्रू ही होंगी। अच्छा, जैसे दादाजी आप जाते थे कार में ही जाते होगे उस समय एम्बेसडर में? एम्बेसडर में जाते थे, जीप भी होती थी हमारे। शुरू में जीप होती थी हैं?
तो जीप में 2-3 ही लोग होंगे उसमें, एक ड्राइवर हो गया, एक आप हो गए और एक पंडित जी हो गए। जब कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में जाते थे अच्छा, तो जब तो मैं ही जीप चला के ले जाता 2 ही जने जाया करते हैं था। जब किसी को बताना तो नहीं होता। गनमैन भी हम थे, ड्राइवर भी हम थे, और पर्सनल सेक्रेटरी, पॉलिटिकल सेक्रेटरी सब चला कर। अच्छा, पत्रकार जब खबरें निकालते थे अंदर की, तो क्या आपकी पकड़ थी उन चीजों पे कि क्या चीज निकलने वाली है और क्या क्या रोका जा सकता है? सब तरह के थे पत्रकार, कुछ बहुत फ्रेंडली भी थे। अच्छा, जिनके से खबरें छपवाई जा सकती थी वक्त आने पे। मतलब वो खबरें में कोई पक्षपात ना करते थे, बेईमानी ना करते थे, ईमानदार थे। ईमानदार थे। तो फिर आजकल का जमाना और है मीडिया का, उन दोनों का अलग था। लेकिन ऐसे भी वो थे जो कि बिल्कुल निष्पक्ष होके सच्चाई लिखा करते, फेक स्टोरी नहीं बनाते थे। अच्छा अच्छा। तो उस समय तो पंडित जी रोज सुबह अखबार पढ़ते होंगे आते ही? अखबार तो टॉनिक है उनके लिए, पॉलिटिकल आदमी के लिए जिनकी रुचि है तो टॉनिक है। आपको भी उस समय आदत पड़ गई होगी, फिर वो अब तक बन रही होगी? मैं अब तक पढ़ता ही हूँ। तो आप तो उसमें भी रहे ना, जो पंजाब सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन है, सेक्रेटरी रहे आप उसमें? ना, मैं उसमें नहीं रहा। और मैं यहाँ हरियाणा के उसमें रहा था, सेक्रेटरी रहे, सिलेक्शन बोर्ड में तो मेंबर रहा। तब सिफारिश का थोड़ा बहुत दौर चलता था, कोई जान पहचान के नौकरी लगाने वाला? देखिए, आपस में हर आदमी कोशिश तो करता ही था, मान ली भी जाती थी, लेकिन फिर भी मेरिट चला करते। तो आज वो सारा सिस्टम हम सुनते हैं बदल गया है जी। तो मतलब मेरिट का सम्मान था तब? मेरिट का सम्मान। 19-21 थोड़ा बहुत किसी की सिफारिश? ये तो आपस का भाई, कई बार तो सभी कैंडिडेट योग्य होते हैं, लेकिन आपके सामने समस्या क्या आ जाती है कि अगर 5 या 10 ही पोस्ट हुए और कैंडिडेट 100 हुए, सारे योग्य हो गए, सिलेक्शन तो आपने उसी में से करना पड़ेगा। ये नहीं कि दूसरे बच्चे जो सिलेक्ट नहीं हुए वो योग्य नहीं थे, योग्य तो थे, लेकिन सिलेक्शन तो आपने पोस्ट जितनी है वो उसी को आपने फिल करना पड़ेगा। तो पंडित भगत दयाल जी जब जीवन के अंतिम, जब वो राजनीति से एक तरीके से रिटायर्ड हो गए, तो उनके अंतिम साल कैसे गुजरे? आप मेल मुलाकातें होती रही आपकी उनके साथ, या आपके भी डिफरेंसेस आ गए थे उनके साथ? हमारे तो क्या डिफरेंस आए थे, वो तो इतना ही था कि उन्होंने अपना आशीर्वाद दे के हमें सर देवीलाल को सौंपा था। अच्छा। तो हमने इलेक्शन लड़ा 87 में आप देवीलाल जी के साथ आ गए? हाँ, लोक दल में आ गए। मैं ये जो हरियाणा संघर्ष समिति बनी थी तब जी, मैं उसका भी मेंबर था। डॉक्टर मंगल सेन भी, देवीलाल, राजा बलवंत राय तायल, ऐसार वाले। हाँ, तो ये काफी तो उसमें मैं भी था। मैंने तो फिर लोकदल ज्वाइन करी, तो मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, वाइस प्रेसिडेंट भी रहा। 87 में आपने पहला चुनाव लड़ा? मैंने पहला चुनाव कहाँ से? हसनगढ़ से लड़ा। हसनगढ़ से। तो उस समय क्या चुनावी खर्च आया आपका? तब उस लहर में वो इलेक्शन ज्यादा खर्चीला नहीं था। थोड़े बहुत पैसे, 5-10 हजार रुपए। बस वो यही था कि जनता ने हमें, तो देवीलाल ने नारा दिया था कि एक वोट एक नोट। अच्छा, तो पैसे तो आपके पास तो थे भी, होंगे भी नहीं उस समय, या थे थोड़ा बहुत? ज्यादा पैसा हमारे पास नहीं था। अच्छा। लेकिन सर देवीलाल दादाजी, जब पंडित भगत दयाल जी ने समर्थन किया चौधरी देवीलाल का, तो उनके कोटे से उन्होंने कितनी टिकटें दी थी? मेरे ख्याल में 8 टिकटें उन्होंने। एक तो आप हो गए, हाँ, एक वासुदेव जी, वासुदेव हो गए, एक योगेश शर्मा, राम नारायण जी। अच्छा, राम, और अमीर सिंह एडवोकेट। अच्छा। तो क्या एक बार ऐसा भी हुआ था कि ऐसा हुआ कि जब वो साथ छोड़ दिया था उन्होंने, तो टिकटें कटने की कोई बात थी? एक दुर्गा दत्त अत्री थी जी, जब पंडित जी ने विड्रॉ कर लिया समर्थन अपना जी, तब तो सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो गई थी, क्योंकि हम सब पंडित जी के कोटे से थे, उनके आशीर्वाद से जी आए थे। तो उस समय
बड़ी अजीब सिचुएशन हुई, तो फिर फैसला यही हुआ कि भाई अब क्या किया जाए। तो सॉरी, देवीलाल की मीटिंग लाडवे में हो रही थी। अच्छा। हम अचानक ये हुआ कि भाई ये अखबार में ऐसी खबर आ गई, उन्होंने पंडित जी ने समर्थन क्यों लिया, क्या वजह हुई जी। और सारा इलेक्शन सिर पे था। बहुत समय से लोग भी एकदम उखड़ गए जी। तो मैं लाडवे उनकी मीटिंग में गया। अच्छा। सो देवीलाल ने मुझसे पूछा कि भाई क्या किया पंडित जी ने। मैंने कहा जी मैं तो अपने हल्के से आ रहा था और मेरा संपर्क उनसे नहीं हो पाया है, और आप जानो आपके दोस्त रहे हैं वो। उन्होंने फिर मुझसे कहा कि भाई मैं तेरा समर्थन कर दूं। मैंने कहा जी मैं आया हुआ हूँ, मैं खुद करूँगा। तो फिर मैंने ये कहा कि साहब हमारी लॉयल्टी जैसी पंडित जी के साथ थी वैसी आपके साथ है, ऐसी आपके साथ रहेगी। तो क्योंकि वो नाराज थे तो उन्होंने कहा कि भाई इनकी टिकटें काटो, बाकी 7 लोगों की। हाँ, मैंने फिर उनको एक ही बात की, चौधरी साहब आपने इनका इम्तहान नहीं लिया है तो क्या आप इनको फेल पास बगैर इम्तहान लिए कर दोगे क्या। तो फिर उन्होंने मुझ पे छोड़ दिया, अच्छा जिसकी रखनी है रख लो जी, और जिसकी काटनी है काट दो। मैंने कहा जी वासुदेव का मेरे पास मैसेज आया है और वो आ रहे हैं। फिर योगेश शर्मा को मैं लेके कलोई गया था, उनकी मीटिंग थी। उन्होंने फिर वहाँ समर्थन किया। तो फिर हमने उनके कोटे से सभी की रख ली। उन्होंने तो देवीलाल की उदारता थी कि पंडित जी के समर्थन वापस लेने के बावजूद सबकी टिकटें उन्होंने रखी और फाइनेंशियली मदद भी करी। अच्छा। सबकी। तो आपका तो जैसे हसनगढ़ हल्का था, वहाँ पे तो चौधरी छोटूराम जी की भतीजी बसंती जी लड़ रही थी चुनाव जी। तो क्या चौधरी देवीलाल को थोड़ा बहुत कहीं डर भी लगा था कि आप जीत ना पाओ? कोई ऐसा था कि आपका हल्का बदलने की बात हो रही थी? मुझे चौधरी साहब ने टिकट देने से पहले ये कहा था कि आप मैं बल्लभगढ़ से जिता लाऊंगा, आपको सफीदे से जिता लाऊंगा, ओम प्रकाश तो यहाँ से मत लड़े। अच्छा। तो मैंने चौधरी साहब को कहा जी कि मैं कोई डॉक्टर ने नहीं बताया कि इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। लड़ूंगा तो मैं अपने जहाँ मेरी भाई मातृभूमि है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मेरा परिवार रह रहा है, जहाँ मेरे खेत हैं जी जी, तो लड़ूंगा तो मैं वहीं से लड़ूंगा। अच्छा। तो उनके बार बार आग्रह के बाद भी मैं अपनी इस बात पे जमा रहा। अच्छा, उस समय तो पंडित भगवत दयाल जी से बात हुई होगी, उन्होंने क्या गुरु दिया, क्या पूछा? उन्होंने मना नहीं किया वहां से आपको? पंडित जी ने मुझे कहा वो टफ हल्का है और वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा तो जीत नहीं पाएगा। अच्छा। मैंने वहाँ भी फिर उनको कहा कि जी लड़ूंगा तो मैं अपने हल्के से ही लड़ूंगा। मान लो आपको विश्वास था कि जीतोगे आप? हाँ, तो चौधरी देवीलाल को ये था भाई चौधरी छोटूराम का घराना सबसे बड़ा है हिंदुस्तान में, और कभी भाई जाट वोटर इनको सपोर्ट ना करें जी तो वो झिझक रहे थे मुझे वहाँ से लड़ाने के लिए। जब आप जीत गए तो आपने कभी पूछा उनसे कि आप क्यों मुझे वहाँ से नहीं लड़वाना चाह रहे थे? हाँ, जीतने के बाद मैंने पूछा चौधरी साहब आप बार बार मुझसे यूं क्यों पूछ रहे थे कि भाई दूसरे हल्के से लड़ लो जी, तो कि ये क्या कारण था? कहने लगे मेरे पास डेपुटेशन आ जाते थे और वो कहते थे कि भाई के लड़के को हाँ, ये जीत नहीं पाएगा है? और आप क्यों वो कर रहे हो? और मेरे मन में ये था कि भाई अगर ये हार गया तो लोग मुझे ये कहेंगे इस लड़के के साथ धोखा कर लिया। अच्छा। चौधरी देवीलाल ने। अच्छा। कि मैं इसलिए झिझक रहा था, उनका साफ मन था इसको लेकर। हाँ, तो मैंने उनको ये कह दिया चौधरी साहब मैं तो बहुत ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। अच्छा। कहने लगे भाई कैसे? मैंने कहा सबसे बड़े जाट नेता आप हो यहाँ, आपके कहने तो सारे वोट मुझे मिलेंगे, नॉन जाट्स के पंडित जी के कहने से मिलेंगे। तो मैं जो 25 साल से उनके साथ हूँ, उनका आशीर्वाद है आपका है, तो भारी वोटों से मैं जीतूंगा जी। और फिर वही हुआ। अच्छा। सबकी जमानत जब्त हुई। 14-15 कैंडिडेट लड़ रहे थे। बसंती जी की भी जमानत जब्त? हाँ, जमानत जब्त। अच्छा। सबकी जमानत जब्त।
अब चौधरी देवीलाल से तो ज्यादा मतों से नहीं जीते, उनसे भी ज्यादा मतों से जीत गए। परसेंटेज ज्यादा थी। हल्के की वो देख के हाँ हाँ तो ये था। ठीक है दादाजी। हाँ तो देवीलाल कहते भाई कोई ऐसा काम करो इनको रोजगार मिल जाए। आम गरीब आदमी को कटाई पे भी नहीं जा सकते ये। साल में पहले तो अनाज कटाई करके इकट्ठा हो जाया करता है। तो इनका कैसे काम चले। हमने कहा जी हम पहली फेज पे अर्थवर्क करा देते हैं सड़कों का। अच्छा। और जितना भी था गांव में मनादी करा देते भाई आप दिहाड़ी पे सुबह आ जाओ जी। तो सबको काम दे दिया कर। तो इस तरह हमने अर्थवर्क करा के मतलब पक्का और थोड़ा मिट्टी डाल के पक्का करना। हाँ, तो उनकी चौधरी देवीलाल की यही इच्छा थी कि भाई कम से कम इनको रोटी का तो गुजारा हो जाए। तो डेली वेजेस पे तो 100 रुपए भी उन्होंने तभी शुरू किए थे बुढ़ापा पेंशन के, उसकी क्या कहानी है? तो देवीलाल जब इलेक्शन लड़ा तो वो एक ही बात कहा करते हैं, बुजुर्गों को कहते आगे आ जाओ। अच्छा। बोला भाई तुम अभी मरियो मत, थारी पेंशन करूंगा, अच्छा। थारे कर्जे माफ करूंगा। तो उन्होंने वो फिर करके दिखा दिया, उनकी अच्छा। पेंशन भी करी। जी जी। और भाई आज तक उनको मिल रही है पेंशन मिल रही तो है। 2200 से ऊपर हो गई है। हाँ वो हिस्टोरिकल काम जी उन्होंने किया था। तो उनको वो तो बताते हैं कहीं भी रुक जाया करते चलते समय आप उनका हाँ बिल्कुल वही था। चौधरी देवीलाल जब देखते भाई ये वर्क करा रहे तेरे पास जूती नहीं है, निकाल के पैसे उसको देते, जाओ कुर्ता पजामा ले लें ये ले लें। तो पैसे से कभी उनको लालच नहीं हुआ चौधरी देवीलाल। अच्छा। वर्कर का भी पूरा ख्याल करते थे और बैठ जाते थे। रोड पे बैठे हैं लोग कॉपी रहे हैं आगे और वहीं बैठ जाते चारपाई। तो आपका जन्म कौन से साल में हुआ था दादाजी? मेरा 1934 में। 34 में। तो आपने तो छोटराम को भी देखा होगा। मैंने देखा जब हम वो चौथी पांचवी में थे। हाँ छोटे थे। तो दादाजी फिर आपने जैसे 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, चौधरी देवीलाल के साथ, बनारसी जी के साथ, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ और चौधरी हुकुम सिंह चौधरी हुकुम सिंह जो दादरी वाले फोगाट। मास्टर हुकुम सिंह जी के नाम से। ये जो दौर था ये अस्थिरता का दौर था दादाजी। वैसे तो उस समय तो जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री बदल रहे थे किन्हीं किन्हीं कारणों से। अस्थिर का तो नहीं था। तो देवीलाल की वो हमें ये कहा करता कि मुझे आप हरियाणा से फारिग करो। अच्छा। अच्छा, उनकी केंद्र में जाने की इच्छा हो रही थी। कहने लगे जब तक वहाँ की सरकार नहीं पकड़ेंगे हरियाणा का भला नहीं होगा। अच्छा, वो ऐसा बोलते थे। हाँ कि पैसा तो भाई सेंट्रल से आएगा जब भी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो उनका व्यक्तित्व ऐसा था, लोग 10-10 घंटे रोड पे उनका इंतजार करते रहते थे। साउथ में भी जाते थे, उनको ये था भाई देखे कौन चौधरी देवीलाल ऐसा। और लंबे चौड़े। हाँ तो उनकी हालांकि भाषा उनको समझ नहीं आती थी लेकिन वो उनका। अच्छा, आप साउथ में गए उनके साथ? साउथ में भी देखते थे लोग चौधरी देवीलाल को? जब इलेक्शन का दौर था तो उसमें ही था। और एक ऐसे सर्वमान्य वो बन गए कि भाई लोगों ने एक प्राइम मिनिस्टर ही उनको मान लिया और उन्होंने सेक्रीफाइस भी करी। कहने लगे नहीं, वीपी सिंह को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अच्छा अच्छा, ये तो ऐतिहासिक गलती थी उनकी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नाराज हुए थे इस बात से। उनका अपना फैसला था चौधरी देवीलाल, कुछ नहीं कर पाए ओम प्रकाश चौटाला जी। नहीं वो भाई दूसरी बात थी। ये तो नहीं कह सकते कि भाई ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में चीफ मिनिस्टर रहे और स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर रहे, इसको तो कोई बोल नहीं सकता। प्रशासन पे पकड़ थी उनकी बहुत ज्यादा प्रशासन पर। जब वो ओथ लेके चले तो मैं भी उनके साथ गाड़ी में था। अच्छा। मैंने उनसे पूछा राज तो मिल गया, चौटाला साहब चलाओगे कैसे? कहने लगे क्या मतलब पंडित जी? मैं ब्यूरोक्रेट से हमेशा हावी रहता है। अच्छा। तो कहने लगे पंडित जी जो घुड़सवार होता है जब वो घोड़ी पे बैठता है ना, घोड़ी फट पहचान लेती है कि ये कैसा सवार है। अच्छा। कहने लगे मैं इनको ऐसा करूंगा कि निचला नहीं बैठने दूंगा इनको,
मैं कहा जी 5 बजे दफ्तर छोड़ के अपने कोई क्लब में जाएगा, कोई कहीं जाएगा। कहने लगे मैं 10 बजे इनको करूँगा फ़ोन और कहूँगा मुझे ये रिपोर्ट अभी 2 घंटे में, रात में 10 बजे करूँगा। हाँ, अच्छा, सबकी रिपोर्ट में कर लो। तो उनका वो दबदबा बना रहा है। डरते थे हैं सर? एडमिनिस्ट्रेशन सब घबराता था, टाइम पे काम करता था। अच्छा, उनकी छवि ये बनाई गई थी कि जो 2005 में जो वो थे मुख्यमंत्री, 2000 जो जब लास्ट टर्म था उनका, तो ऐसा कहते थे कि उस सरकार में सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला जी की चलती है और किसी की नहीं चलती थी, मंत्री की, विधायकों की। तो आप वाले दौर में ऐसा था या फिर अलग था थोड़ा? हमारे दौर में ऐसा नहीं था। अच्छा, हाँ, सबकी मानते थे वो? कभी भी मेरे महकमे में इंटरफेरेंस उन्होंने नहीं किया। अच्छा, कुछ इंटरवेंट नहीं किया? कभी नहीं। आपका तो वो एज ए बड़े भाई भी सम्मान रखते होंगे? मेरा पूरा आदर करते हैं। आपसे आप वो बड़े हैं ना आपसे? बस वो 4 महीने का मेरा उनका फर्क अच्छा, है। तो ऐसे भाई ही सम्मान देते भाई हैं हमेशा मेरा पूरा आदर। क्योंकि आपका चौधरी देवीलाल जी के साथ आपकी अब भी लगा हुआ है फोटो इसमें। तो ऐसा भी कहते हैं दादाजी की मिश्री खिला रहे हैं मुझे, देखना। हाँ, हैं जी? एक रेस्ट हाउस का उद्घाटन किया था। अच्छा, तब मुझे उन्होंने हैं? ये तो चौधरी भजनलाल है ना दूसरे फोटो में? ये देवीलाल जी हैं ना, ये तो क्या नाम है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हाँ हाँ हाँ। और ये लॉ मिनिस्टर हंसराज भारद्वाज। अच्छा अच्छा, खरर वाले, ये गढ़ी सापला, चौधरी छोटराम जी के गांव के। हाँ हाँ, ये छोटराम की पोती लगी। अच्छा दादाजी, उस समय ऐसा था क्या कि चौधरी छोटराम का जैसे नाम लेके जो सम्मान भाव है वो क्या सारी जातियों में था उस समय हरियाणा में? देखो वो गरीब के जी, वो हमदर्द थे। जी जी। तो एक तरह से मसीहा थे जो, तो वो सभी लोग एक्सपेक्ट तो करते हैं ना ऐसे व्यक्तित्व से। अच्छा अच्छा, मतलब उनका जो काम था वो सब लोगों के लिए था। तो और उस समय सबकी सामाजिक परिस्थितियां भी एक जैसी ही रही होंगी, चाहे जाट था या पंडित जी था, सब गरीब ही थे, एक दूसरे की मदद किया करते। अब जाटे के या किसान के घर आम लोग भी तो काम किया करते खेतों में, क्योंकि गुजारा चलता नहीं है, लेबर भी चाहिए और भी चाहिए आपस का। अच्छा, आपका चौधरी बंसीलाल से इंटरेक्शन नहीं रहा ज्यादा कभी? मेरा तो पॉलिटिकल तो कभी वो फिर, क्योंकि आप खेमा ही दूसरा था। मैंने तो कोई इलेक्शन नहीं, एक ही लड़ा था। उसके बाद आपकी मन ही नहीं किया चुनाव का?